हेलो बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे किस तरह से होता है, कैसे परफॉर्म होता है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक है, देखो कोई भी टॉपिक आप जब पढ़ते हो ना तो आपके माइंड में ये सवाल ज़रूर आना चाहिए या आपको इन सवालों का जवाब ज़रूर ढूंढना चाहिए कि हम वो टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों हमारे कोर्स में दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही ग्लाइकोलाइसिस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिज्म किससे बने हैं? सेल से बने। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो सेल से बने हुए हैं और उन सेल्स को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की नीड होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आता है? वो एनर्जी वो मेटाबॉलिक प्रोसेस और पाथवेज करके जनरेट करते हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा डेफिनेशन क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस का। तो देखो ग्लाइकोलाइसिस जो है उसको टर्म से अगर तुम समझो तो ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ग्लूकोज का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो साइकिल है इसमें ग्लूकोज का जो हमारा सेल है वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस करता है। थोड़ा डेफिनेशन पहले देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस इज फर्स्ट मेटाबॉलिक स्टेप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू पायरुवेट लैक्टिक एसिड एंड प्रोड्यूस एटीपी। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलाइसिस है वो हमारा फर्स्ट मेटाबॉलिक स्टेप है या प्रोसेस है जो हमारा सेल परफॉर्म करता है, जिसमें वो ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किसमें? पायरोवेट में। पायरोवेट जो होता है वो पायरोवेट हमारा एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। ठीक है, पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद पायरोवेट फिर अदर दूसरे मेटाबॉलिक साइकिल में एज अ इंटरमीडिएट यूज होता है। ठीक है, और हमको क्या मिलता है इसके लास्ट में? पायरोवेट के साथ साथ हमको एटीपी मिलती है। ठीक है, हमको एनर्जी जनरेट होती है। तो ग्लाइकोलाइसिस बेटा क्या है? हमारे सेल का सबसे पहला और फर्स्ट स्टेप है उसके सेलुलर रेस्पिरेशन में। उसका सब फर्स्ट मेटाबॉलिक स्टेप है जो वो परफॉर्म करता है। इसको अगर वो नहीं किया तो दूसरा कोई और मेटाबॉलिक पाथवे नहीं कैरी ऑन कर सकता या नहीं स्टार्ट कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए उसको सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस करना है, उसके बाद वो दूसरे मेटाबॉलिक पाथवेज को करता है। ठीक है, अब ये ग्लाइकोलाइसिस होता कहाँ है? तो ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। ये बिना इसे ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसे हम एनारोबिक प्रोसेस भी कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है या जो ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है वहाँ पे भी वो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म हो कर, एनारोबिक हो या एरोबिक, दोनों में ही दोनों कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस हेल्प करता ही है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है या पूरा साइकिल है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। ये जो ग्लाइकोलाइसिस है वो दो फेज में डिवाइडेड है। एक है एनर्जी रिक्वायरिंग फेज और एक है एनर्जी रिलीजिंग फेज। एनर्जी रिक्वायरिंग फेज और रिलीजिंग फेज क्या है? अब देखो, ग्लाइकोलाइसिस करने से पहले सेल को थोड़ी सी एनर्जी अपनी तरफ से देनी पड़ती है पहले, उसके बाद जाके उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो इसको ना मैं सिंपल टर्म में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो एक गाड़ी का एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, आपने गाड़ी खरीदी, मान लो अब उसमें आपको चलाना है उसको, तो आप क्या करेंगे? आपको उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए। तो वैसे ही आप समझ लो वो गाड़ी हमारी बॉडी है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको वर्क करने के लिए, काम करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, जैसे को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वैसे ही एनर्जी हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी सेल की रिक्वायरमेंट है। अब जैसे हम पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप तक जाएंगे, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, तो वैसे ही हमारी बॉडी भी एनर्जी प्रोड्यूस करने से पहले थोड़ी मेहनत उसको करनी पड़ती है खुद से, आगे से, उसके बाद जाके उसको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में थोड़ा ओवरव्यू दिया है कि कैसे फर्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज कहाँ से कहाँ तक है। देखो अभी हम आगे देखेंगे पाथवे तो उसमें तुमको समझ आ जाएगा, बट पहले देख लो एक ओवरव्यू कि ग्लूकोज से जब ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन जाता है तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे हम एनर्जी देता है सेल। ठीक है, सेकेंड फेज हमारा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से स्टार्ट होता है। यहाँ से जब वो लास्ट उसका जो एंड प्रोडक्ट है ग्लाइकोलाइसिस का पायरुवेट, वहाँ जब कन्वर्ट हो जाता है तो इस दौरान में इसके बिटवीन हमको एनर्जी मिलती है, जनरेट होती है। ठीक है, अब चलो जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो थोड़ा देख लेते हैं, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कि कैसे होता है, कहाँ क्या। चलो मैं तुमको मैंने बहुत इजी वे में बताने वाली हूँ, हर एक बेसिक क्लियर करते हुए जाऊंगी, हर एक टर्म क्लियर होगा तुमको, तो तुम खुद से ये पाथवे बना सकते हो। तुम्हें याद करने की, रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लाइफ टाइम तुमको ये
मेरी गारंटी है तुमको पूरे याद रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से समझना जो भी मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें, ठीक है। देखो अब ग्लाइकोलाइसिस पाथवे स्टार्ट कहाँ से होते हैं, ग्लूकोज, पता है ग्लाइकोलाइसिस मीन्स ग्लूकोज, मेन इंग्रेडिएंट है ग्लूकोज उसका, ठीक है। तो ग्लूकोज से फोर्थ स्टेप में अब क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। अब ये जो कन्वर्जन होता है ये इरिवर्सिबल है। पहले तो थोड़ा एंजाइम भी देखते चलेंगे हम, एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है पाथवे में। तो एंजाइम का रोल यहाँ पे जो पहला एंजाइम हमारा आता है वो होता है हेक्सोकाइनेस एंजाइम, या जिसे हम ग्लूकोकाइनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इस काइनेस एंजाइम का बेटा वर्क क्या है, फॉस्फोराइलेशन कराना, ठीक है। ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि अभी जो पहला फेज हमारा चलने वाला है वो क्या है, एनर्जी रिक्वायरिंग फेज है, एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अब सेल क्या करेगा बेटा, एनर्जी देगा, ठीक है। अब वो एनर्जी देगा कैसे, तो देखो हेक्सोकाइनेस क्या है, जैसे हेक्सोकाइनेस क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन करेगा, फॉस्फेट ग्रुप चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप इधर उधर तो कहीं सेल में है नहीं, तो उसको फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से मिलेगा, एटीपी से। हमको पता है एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, बस 3 फॉस्फेट होती है, राइट। तो उसमें से वो एक फॉस्फेट लेगा और इसलिए एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, डाइफॉस्फेट बन गया। अब वो एक फॉस्फेट लेके क्या करेगा, एक फॉस्फेट लेगा वहां से और ग्लूकोज के 6 कार्बन पे जाके लगा देगा, ट्रांसफर कर देगा। तो ग्लूकोज अब किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और ये जो स्टेप है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने का, ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है, क्योंकि एक बार ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया तो वो सेल में ट्रैप हो जाता है, उसके बाद वो ग्लूकोज नहीं बन सकता वापस से, ठीक है। तो ये एक तरह का बोल सकते हैं, ये जो हेक्सोकाइनेस है पहला हमारा काइनेस एंजाइम है, ये एज अ गेट कीपर एंजाइम की तरह काम करता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, आइसोमेरेस एंजाइम। सेकेंड एंजाइम हमारी क्या है, फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेस एंजाइम। ये एंजाइम का वर्क क्या है, आइसोमेरेस एंजाइम का वर्क है उसके नाम की तरह आइसोमर, ठीक है। आइसोमर मीन्स जिसके सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होते हैं और डिफरेंट केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमको पता है ग्लूकोज का जो आइसोमर होता है वो कौन होता है, फ्रक्टोज होता है, राइट। अब मैं थोड़ी स्ट्रक्चर से तुमको इसको बता देती हूँ ताकि तुमको ज़्यादा अच्छे समझ आए, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर भी तुमको बताने के लिए बनाया है, देखो यहाँ पे है ग्लूकोज से बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब क्या बोला मैंने, सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, आइसोमेरेस एंजाइम आई। आइसोमेरेस एंजाइम क्या करेगी, उसको उसके आइसोमर में चेंज करने वाली है, राइट। आइसोमर में चेंज करेगी तो अब क्या यहाँ पे ग्लूकोज से क्या हो गया, क्या बन गया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया। यहाँ पे जैसे मैंने बोला दोनों की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, तो हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, C6H12O6। बट उनके केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। केमिकल स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट होता है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। ग्लूकोज के पास क्या होती है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होती है और फ्रक्टोज के पास कीटोन ग्रुप होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका ये स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो थर्ड स्टेप में आप आते हैं, हम थर्ड स्टेप में क्या होगा, ठीक है। देखो थर्ड स्टेप में अगेन काइनेस एंजाइम आई, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम, ये हमारी सेकंड काइनेस एंजाइम है जो अब आई है, ठीक है। अब ये काइनेस एंजाइम क्या करेगी, अगेन से फॉस्फोराइलेशन करेगी, फॉस्फेट ग्रुप को लेगी एटीपी से, एक फॉस्फेट को उठाएगी और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के फर्स्ट कार्बन, ठीक है, पे जाके ट्रांसफर कर देगी और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाएगा। अब स्ट्रक्चर से भी थोड़ा देख लेते हैं, समझ आ जाएगा। तो देखो थर्ड स्टेप में क्या बोला, काइनेस एंजाइम आई, अगेन से फॉस्फोराइलेशन हुआ, तो ऑलरेडी फॉस्फेट ग्रुप था 6 कार्बन पे फ्रक्टोज के। अब जब अगेन से काइनेस एंजाइम आई तो उसने फॉस्फोराइलेशन किया, तो अब उसने दूसरा फॉस्फेट ग्रुप कहाँ लगाया, फर्स्ट कार्बन पे, इसीलिए नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। बिस क्यों लगाते हैं हम, जब 2 फॉस्फेट होते हैं तो उसके लिए हमने बिस लगाया, ठीक है। तो बिस फॉस्फेट अभी तक जितने हमारे चल रहे थे बने हैं वो सारे कितने हैं, 6 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। अब देखो फोर्थ स्टेप में बेटा क्या होगा, फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट डिवाइड हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स में, एक होगा ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं ये 3-3 कार्बन के होते हैं, कम ये जो
दोनों कंपाउंड है वो 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे हुआ, अब यहाँ पे जो एंजाइम ने परफॉर्म किया वो क्या है हमारा, फ्रक्टोज बिसफॉस्फेट एल्डोलिस। एल्डोलिस का बेटा क्या काम है, क्या फंक्शन होता है, एल्डोलिस का फंक्शन ये होता है कि वो 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है, तोड़ता है, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि अभी तक 6 कार्बन मॉलिक्यूल चल रहे थे, फ्रक्टोज के पास 6 कार्बन थे, तो उसने क्या कर दिया, अब इस 6 कार्बन को तोड़ दिया, इसलिए 3-3 में वो डिवाइडेड हो गए, ठीक है। बट ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल बने ये 2-2 मॉलिक्यूल बने हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी 2 मॉलिक्यूल बना है और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट भी 2 मॉलिक्यूल्स मिले हमको, ठीक है। अब ये देखो, ये दोनों अब क्या है, 2 में कैसे हुआ, अब दोनों में ग्लाइकोलाइसिस होगा क्या, नहीं, हमारे जो ग्लाइकोलाइसिस है वो आगे कहाँ से बढ़ेगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से आगे बढ़ेगा। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लाइकोलाइसिस पाथवे आगे कैरी ऑन नहीं होता है। ये कब, ये भी काम आएगा, लेकिन ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे आइसोमर थे, तो वैसे ही डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का आइसोमर है। तो जब एक बार ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एक बार ग्लाइकोलाइसिस कर लेगा, तो अगर सेल को नीड होगी वापस ग्लाइकोलाइसिस की, अब अगेन से उसको कहीं अगेन से उसको अगर नीड होगी एनर्जी की, तो वापस वो आएगा और यहीं से वो फिर डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फिर कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और फिर से एक सेकेंड ग्लाइकोलाइसिस पाथवे यहाँ से कैरी ऑन हो जाएगा। यहाँ पे 2 ग्लाइकोलाइसिस पाथवे कर सकता है वो, ठीक है। तो पहले तो वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से ही कैरी ऑन करेगा, ठीक है। तो अब देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ, अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो हमारा 6 स्टेप है, वहां से हमारा कौन सा फेज स्टार्ट होने वाला है, सेकेंड फेज, ठीक है, एनर्जी जनरेटिंग फेज, यहाँ से हमको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो अब थोड़ा यहाँ पे बोल्ड में का, ठीक है, थोड़ा यहाँ से देख लेते हैं फिर चलते हैं। तो देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से अब 5th स्टेप से हमारा स्टार्ट होने वाला है सेकेंड फेज, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट अब कन्वर्ट होगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से, in the presence of which enzyme, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का क्या फंक्शन होता है ये देखो, और क्यों क्या किया उसने कि इसमें कन्वर्ट हुआ, क्या बन गया, ये पता चलेगा तुम्हें, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेज का फंक्शन होता है बेटा ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन कराना, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आइटम, ठीक है, और फॉस्फोराइलेशन मतलब फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है वो क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में, और कहाँ पे करेगा, ऑलरेडी उसके पास 3 कार्बन में फॉस्फेट ग्रुप था, तो अब वो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखो फर्स्ट कार्बन पे आके एक और फॉस्फेट ग्रुप को ऐड ऑन कर देगा, ट्रांसफर करेगा, तो इसीलिए हमारा नाम क्या वहाँ पे आ गया, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे NAD का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, और रिडक्शन हुआ तो जैसे मैंने बोला रिमूवल हो गया, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एक H एटम निकल गया, और हमको यहाँ पे क्या मिला है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला, ठीक है। ये बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे ATP में, तो वो भी हम देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हमको क्या मिला है, सेकेंड फेज के फर्स्ट स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH, याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं 6 स्टेप में। 6 स्टेप में जो कन्वर्ट हुआ था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। अब इसको जो कैटेलाइज करेगा वो कौन सा एंजाइम है, अगेन फर्स्ट हमारा काइनेज एंजाइम आ रहा है सेकेंड फेज में, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। अब यहाँ पे ये काइनेज एंजाइम क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर तो करेगा, लेकिन जो हमारा फर्स्ट फेज में क्या हो रहा था, वो ATP से एक फॉस्फेट को लेके हमारे स्ट्रक्चर में लगा रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, यहाँ पे वैसा नहीं होगा। यहाँ पे भी क्या करेगा, फॉस्फेट ग्रुप तो लेगा, लेकिन किससे लेगा, ठीक है, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट से वो लेगा फॉस्फेट ग्रुप, जो उसके किस में लगा, फर्स्ट कार्बन पे जो लगा था उसको लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, ADP को दे देगा, ADP में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ADP में एक और फॉस्फेट जुड़ गया, तो कितना क्या हो गया, ATP बन जाएगा। यहाँ पे हमको सेकेंड फेज में पहला हमारा ATP हमको मिला है, जो कि 2 मॉलिक्यूल मिला है हमको, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP हमको मिला है, और ये जितने अभी बनने वाले सारे 2x में चल रहे हैं ना, सब 2 मॉलिक्यूल सब बनेंगे हम अभी, ठीक है। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट भी 2 मॉलिक्यूल का था, इसीलिए यहाँ पे भी हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिला है, ठीक है। अब जब इससे एक कार्बन उसने ट्रांसफर कर दिया, तो उसके पास एक कार्बन फॉस्फेट एक ट्रांसफर कर दिया उसने,
तो अब इसके पास एक ही फॉस्फेट बचा, तो इसीलिए अब वो जब कन्वर्ट हुआ तो उसका नाम क्या हो गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। आई समझ। अब देखो 7th स्टेप में क्या होता है, 7th स्टेप में 3-फॉस्फोग्लिसरेट अब कन्वर्ट हो जाएगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट में। अब ये कैसे हुआ, तो यहाँ पे जो एंजाइम ने वर्क किया वो है म्यूटेस एंजाइम, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस। म्यूटेस का बेटा फंक्शन होता है, ये फॉस्फेट ग्रुप को ही उसकी पोजीशन को चेंज करता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जैसे 3-फॉस्फोग्लिसरेट में अभी फॉस्फेट ग्रुप कहाँ जुड़ा है, 3 कार्बन पे जुड़ा है, राइट। अब ये 3 कार्बन पे देखो, अच्छे से दिख रहा है ना, देखो 3 कार्बन पे जुड़ा है, देखो 3 कार्बन पे जुड़ा है। ठीक है, अब ये 3 कार्बन पे अभी फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, अब ये म्यूटेस क्या करेगा, उसका पोजीशन चेंज कर देगा। तो पोजीशन चेंज करके उसने 2nd कार्बन पे लगा दिया, 2nd कार्बन पे लगा दिया, इसलिए उसका नाम हो गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। ओके, अब देखो 8th स्टेप में एंजाइम आएगा एनोलेस। एनोलेस एंजाइम क्या करेगा, इसका फंक्शन होता है डिहाइड्रेशन का। ठीक है, डिहाइड्रेशन मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो ये जब वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर देगा 2-फॉस्फोग्लिसरेट से, तो 2-फॉस्फोग्लिसरेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरोवेट जो होता है ये बहुत ही हाई एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, जो कि एसेंशियल होता है सब्सिक्वेंट प्रोडक्शन ऑफ एटीपी के लिए। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गया पीईपी में। ठीक है, एनोलेस ने कर दिया पीईपी में कन्वर्ट। अब आगे हमारा लास्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जहाँ पे हमारा ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होगा, वो है 9th स्टेप। ठीक है, यहाँ पे पायरोवेट में अब डायरेक्ट अब उसको कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए उसको कौन सी एंजाइम की नीड पड़ेगी, पायरोवेट काइनेज, मेन एंजाइम ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमारे फॉस्फोपिनॉल पायरोवेट को उसके एंड प्रोडक्ट देगा पायरोवेट। ठीक है, तो यहाँ पे काइनेज एंजाइम क्या करेगा, अगेन से वो फॉस्फोराइलेशन करेगा, यहाँ पे हमको फिर से एटीपी मिलेगी। ये हमारा 2nd एटीपी है, जहाँ जनरेशन हो रहा है हमारे 2nd फेज में। यहाँ पे भी हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे भी ये क्या करेगा, पीईपी से फॉस्फेट लेगा और इसको ट्रांसफर कर देगा एडीपी से एडीपी में, और एडीपी हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी में, इसलिए हमको एटीपी यहाँ पे मिलेगा। और जो फॉस्फोफिनॉल पायरोवेट है मतलब पीईपी है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरोवेट, ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट, उसके लास्ट। ठीक है, उसका एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया पायरोवेट। अब ये जो पायरोवेट है ये भी हमको कितने मॉलिक्यूल मिले, ये 3 कार्बन के होते हैं, लेकिन हमको कितना मॉलिक्यूल मिले, 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, 2nd फेज में जितने हमारे बने, जितने भी कन्वर्जन हुए, वो सारे जितने भी कंपाउंड बने, वो सारे 2-2 मॉलिक्यूल ऑफ हमको मिले थे। ठीक है, तो 2-2 मॉलिक्यूल ऑफ सारे कंपाउंड्स हमको मिले, इसलिए लास्ट हमारा जो हमको मिला पायरोवेट, वो भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे कंप्लीट होता है। आई होप कि अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। एक बार आप इसको वापस से जाके रिवाइज करेंगे या देखेंगे ना, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि क्या क्या हुआ, सारे स्टेप आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इसमें एंजाइम के फंक्शन को समझना। एक बार आप एंजाइम के फंक्शन को समझ लिए, आपको बहुत ईजी होगा उसका प्रोडक्ट बनाना, आगे का क्या रिएक्शन हुआ होगा तो क्या हुआ। ठीक है, वो चीज़ें तो मेन है कि आपको सारी चीज़ें, सारी बेसिक्स पता होनी चाहिए, तो आपको हमेशा याद रहेगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। अब चलो ग्लाइकोलाइसिस तो पढ़ लिया, अब हमको ये भी तो देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में हमारा नेट एटीपी कितना जनरेट हुआ। तो इसका सब मेन हिस्सा, इसका मेन पार्ट तो हम कैसे छोड़ सकते हैं, एनर्जेटिक, राइट। तो चलो एनर्जेटिक देख लेते हैं थोड़ा सा ग्लाइकोलाइसिस का। ठीक है, कि हमको एक ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से कितना नेट एटीपी मिलता है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने यहाँ पे पूरा थोड़ा लिख रखा है। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो देखो फर्स्ट फेज में हमने 2 जगह पे एटीपी को दिया था। ठीक है, मैं आपको साइड बाय साइड पाथवे भी दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि कहाँ कहाँ पे हमने एटीपी कंज्यूम किया है, सेल कहाँ कहाँ पे एटीपी कंज्यूम। देखो यहाँ तक हमारा फर्स्ट फेज, राइट, फर्स्ट फेज है हमारे यहाँ तक। अब देखो हेक्सोकाइनेस एंड फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, ये 2 एंजाइम ने एटीपी यूज किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे कितने एटीपी लगे थे, 2 एटीपी कंज्यूम्ड हुए थे साइकिल में, हमारे पाथवे में। ठीक है, अब आ जाते हैं 2nd फेज में। तो 2nd फेज हमारा
ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट होता है, राइट, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से। यहाँ पे देखो जब वो कन्वर्ट हुआ था 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरीन में, यहाँ पे जो एंजाइम डिहाइड्रोजनेस एंजाइम है उसने जो परफॉर्म किया था वहाँ पे हमको एक N2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला था, राइट। तो यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH मिला था, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH इज इक्वल टू 3 ATP होता है। तो अगर हम कैलकुलेट करें 1 मॉलिक्यूल अगर 3 होता है तो 2 मॉलिक्यूल कितना हुआ, तो 2 × 3 कितना हुआ 6, मतलब हमको 6 ATP मिला है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADH से हमको 6 मॉलिक्यूल ऑफ ATP मिला है, ठीक है। अब सेकेंड फेज में हमको 2 जगह पे ATP प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। एक था तुम्हारा फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, जब फर्स्ट काइनेस एंजाइम आई थी सेकेंड फेज में, वहां पे उसने ATP लिया था, वहां पे उसने ATP जनरेट किया था, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP यहाँ पे मिला था, राइट। और अगेन एक बार फिर से काइनेस एंजाइम आई थी लास्ट स्टेप में, पायरोवेट काइनेस, जहाँ पे अगेन से फॉस्फोराइलेशन हुआ था और यहाँ पे हमको 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP फिर से मिला था। यहाँ पे हमारे 2 + 2 कितने हो गए, 4 ATP हमको मिले थे इन 2 काइनेस प्रोसेस में, राइट। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे ये सेकेंड फेज का, ये फर्स्ट फेज का है, ठीक है। तो देखो सेकेंड फेज में हमको इतने टोटल ATP मिले, 6 + 4 कितना हो गया, 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया, राइट। अब 10 में से कितना कंज्यूम किया था शुरू में, 2 ATP कंज्यूम हुआ था, तो 10 - 2 कितना हो गया हमारा नेट ATP 8, मतलब 1 ग्लाइकोलाइसिस से हमको 8 ATP मिलता है, ठीक है। अब आगे जाके ये ATP क्या है, आगे जितनी भी साइकिल है उनमें बढ़ते जाते हैं। हमको ग्लाइकोलाइसिस से सिर्फ 8 मिलता है, लेकिन आगे जितना जैसे पायरोवेट है, पायरोवेट आगे जाके क्रैब साइकिल में जाता है, ठीक है। क्रैब साइकिल में वो जाएगा तो वहाँ पे जो ATP की नेट ATP की अमाउंट है वो बढ़ जाती है। तो वैसे ही आगे जितने भी पाथवेज होंगे वहाँ पे मेटाबॉलिक पाथवे जहाँ जितने भी होंगे वो ATP का जनरेशन क्या है, ATP का जो प्रोडक्शन क्या है बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी तुमको याद रखना है कि 1 ग्लाइकोलाइसिस पाथवे से हमको 8 ATP मिलता है, ओके। आई होप आप लोगों को पूरा ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे अच्छे से समझ आया होगा। इजी वे में मैंने कोशिश की आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।